हाँ, अब हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या उससे रिलेटेड कंसेप्ट सब। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि हर पॉइंट पर हम एक वेक्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक वेक्टर हम एसोसिएट कर सकते हैं। वह कहलाता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। जैसे टेम्परेचर है, हर पॉइंट पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। अर्थ सरफेस के आसपास की अगर बात करें, थोड़ा सा ही डिफरेंस हो लेकिन होता है ना। तो टेम्परेचर जो है हर पॉइंट का अपना अलग अलग, उसी ढंग से हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा और वह वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि टेम्परेचर वाले केस में वो स्केलर है टेम्परेचर, तो वेक्टर होगा। ठीक है। अब हम लोग स्पेस के हर पॉइंट पर हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज भी हम डिफाइन करेंगे इस सेक्शन में, इस चैप्टर में। वह कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट ए। उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, है ना। इसका डेफिनेशन अभी बताऊंगा नीचे। और एक और भी, अगर क्यू कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, है ना। क्यू चार्ज अगर किसी पॉइंट पर हम डाल देते हैं, क्यू पॉइंट चार्ज, पार्टिकल चार्ज किसी पॉइंट पर, स्पेस में किसी पॉइंट पर, तो उस चार्ज के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है। अगर चार्ज क्यू पॉइंट ए पर डाल देते हैं स्पेस में, वहाँ अभी है लोकेटेड, तो उस समय उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आती है जिसको एग्जिस्ट करती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसके लिए सिंबल हम यू सब ए लिखेंगे। ये दोनों स्केलर हैं। डब्ल्यू ए बी यह वर्क है। क्लास 11 में तुमने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी वाले में, वही वर्क है। अगर हम क्यू चार्ज को, क्यू यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, साइन के साथ लिखा जाएगा, तो यह सिंबल क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। दो ढंग के वर्क यहाँ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में डिफरेंस है। दोनों के वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होते हैं लेकिन साइन अलग अलग। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से मान लो 10 जूल्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -10 जूल्स, -10 जूल्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से अगर है -5 जूल्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +5 जूल्स। यही रिलेशन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स माइनस ब्रैकेट में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लेना, जब भी तुम्हें कभी क्वेश्चन में या कहीं भी वर्क डन हो इस चैप्टर में, तो पता करना कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में माइनस से केवल डिफरेंस साइन का न्यूमेरिकल है, सेम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं बाई एक्सटर्नल फोर्सेस कह रहा हूँ। ठीक है। अगर कहीं यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है मैंने, यह वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज है, उसका यह रिलेशन है। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब यहाँ उसके लिए थोड़ा सिंबल डैश लगा दो। डैश होता तो यहाँ माइनस लग जाता पूरे में, यानी यू ए माइनस यू बी, ये बदल जाता सब। तो हम अभी इसको हम लोग रखते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्सेस के ही टर्म्स में। लेकिन अगर दूसरा रहे तो जो यह वर्क होगा उसमें माइनस लग जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज इन कैरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम क्यू चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो एजेंट उसको कैरी कर रहा है चार्ज क्यू को, उसको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो उस वर्क को बोलते हैं डब्ल्यू, उस डिनोट करेंगे इस सिंबल से, डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट ए बी। ए से बी हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं ए से बी क्यू चार्ज को। क्यू यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब इन सब में क्या रिलेशन है? तो डब्ल्यू ए बी, यहीं से पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग करते हैं। डब्ल्यू ए बी इक्वल्स, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन कैरिंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी,
क्यू चार्ज का जब वो पॉइंट बी पर है लोकेटेड, तो उस समय जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, माइनस क्यू चार्ज जब वो पॉइंट ए पर लोकेटेड है ना, उस समय जो उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए है। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स यू बी माइनस यू ए इक्वल्स क्यू, क्यू यहाँ साइन के साथ लिखना, और पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। यह फार्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत काम करता है, बहुत जगह काम करता है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो वर्क डन है यह पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, किसी पाथ से, जैसे ए है, ए यहाँ है और ये बी है, तुम यहाँ ऐसे ले आओ या ऐसे लाओ, माने इस रास्ते से आओ या इस किसी रास्ते से आओ, वर्क डन सेम होगा, यह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो वर्क डन हम करते हैं, या तो एक्सटर्नल फोर्सेस करे या इलेक्ट्रिक फील्ड करे, तो क्या वह पाथ पर डिपेंडेंट होता है? नहीं। अगर यहाँ से आने में 10 जूल्स वर्क हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस से, तो ऐसे जाकर भी 10 जूल्स ही होगा, ऐसे जाकर भी ए से भी जाना हो, इस रास्ते से क्यू चार्ज को हम शिफ्ट कर रहे हैं, टेकिंग दिस पाथ अलोंग दिस पाथ, ट्रैवलिंग अलोंग दिस पाथ, तो 10 जूल्स ही होगा। इससे चले तभी 10 जूल्स, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाए तभी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 10 जूल्स। यानी पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता है, केवल वह इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इसी पर डिपेंड करता है। तो ये भूलना नहीं। ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, जो पाथ पर डिपेंड ना करे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वह कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ मैंने पाथ नहीं लिखा है, यह पाथ इंडिपेंडेंट है इसीलिए। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स यू बी माइनस यू, यह पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज क्यू का एट पॉइंट बी, यह पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज क्यू का एट पॉइंट ए, क्यू उसका चार्ज है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट बी है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए है। यह किसी चार्ज के लिए नहीं होता है, यह स्पेस में पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। बी का पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट ए का, उसी ढंग से यह सब सिंबल बतला ही चुका हूँ। अब इसी का स्पेशल केस है कि अगर ए से बी हमने ट्रांसफ़र करा है, अगर इन्फिनिटी बहुत दूर वहाँ से चार्ज को पॉइंट पी तक लाएं, इन्फिनिटी बहुत दूर, मैंने तो यहाँ दिखा दिया, रियल में होराइजन सबसे दूर इनफाइनाइट, वहाँ से क्यू चार्ज को हम पी पॉइंट तक लाएं, तो हमारा वर्क को डिनोट कैसे करेंगे? इन्फिनिटी पी, डब्ल्यू इन्फिनिटी पी। जैसे ए से भी ट्रांसफ़र करा है तो उस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या इसे सिंबल से डिनोट करा। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक शिफ्ट कर रहे हैं किसी क्यू चार्ज को, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और इन्फिनिटी पर याद रखना, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय डेफिनेशन 0 होता है। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी क्यू चार्ज का 0 होता है। इन्फिनिटी पर अगर है, यानी मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इन्फिनिटी पर क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0, इन्फिनिटी के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। यह बाय डेफिनेशन याद रखना है ना। इन्फिनिटी के किसी पॉइंट पर ऑब्जर्वर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, तो वहाँ का पोटेंशियल बाय डेफिनेशन 0, और उसी इन्फिनिटी ऑब्जर्वर से इनफाइनाइट डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर क्यू चार्ज अगर वहाँ रखा हुआ है, तो उस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन 0 लिया जाता है। तो अब यहाँ ए की जगह इन्फिनिटी है और बी की जगह पी है, तो यह क्या होता है? यह यू इन्फिनिटी माइनस यू पी होता है। यू इन्फिनिटी है ना, या सॉरी यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, देखो ना बी वाला पहले है, यू बी माइनस यू है, तो यू पी माइनस यू इन्फिनिटी होगा। यू इन्फिनिटी 0 है तो यू पी ही रह जाएगा, और यहाँ भी पी माइनस भी इन्फिनिटी होगा। अब भी इन्फिनिटी 0 है तो क्यू भी पी ही होगा। इसी का स्पेशल केस है, इसको यूज़ करके। तो यानी यह डेफिनीशन है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी क्या होगा?
W सब इन्फिनिटी P बाई क्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, उसका भी डेफिनेशन है ये वर्क में। यह तो तीनों में यह रिलेशन भी है, पॉइंट वाइज यह डिफरेंस है, यह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उस चार्ज का, और यह चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यह फॉर्मूला बहुत जगह काम देगा, हम लोग न्यूमेरिकल अभी कुछ देर में करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब हर जगह सेम मैग्नीट्यूड हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। मान लो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ डायरेक्शन मान लो इधर है, और यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन वही, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन वही, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन वही, और सेम हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हो ई फील्ड का। तो ऐसे उस रीजन में जहाँ यह प्रॉपर्टी हो फील्ड का, तो वहाँ बोला जाता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो वेक्टर है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो ऐसे को ऐसे दिखाते हैं फील्ड। तो ये याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब अगर इसमें क्यू चार्ज को ए से बी मूव कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डायरेक्शन में ए से बी, अपोजिट का भी सबके लिए फार्मूला यह है। मैं अभी यहाँ दिखाया है मैंने कि ए से बी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ जा रहे हैं, तो वर्क क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस को डब्ल्यू ए बी। अब बाई क्यू कर दोगे तो वी बी माइनस वी आएगा। यही चीज़ यहाँ यूज हो रहा है। एक नई चीज़ यहाँ आ रही है, माइनस ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो यूनिफॉर्म वाला है, डॉट ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर बोलते हैं ए से बी तक का लाइन सेगमेंट वाला वेक्टर, जिसको तुम क्लास 11 में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर। यानी इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए से बी का डिस्टेंस, और डायरेक्शन होता है ए से बी। तो यह डॉट प्रोडक्ट हो सकता है कहीं भूल गए हो, तो मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने लिखा है इसको, ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है। ए मान लो इधर है और बी मान लो इधर है, और तुम जानते हो कि वेक्टर को हम कहीं भी बिना उसका लेंथ यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है ना, देखो मैंने उसके डायरेक्शन को ऐसे नहीं करा, वो जितना बड़ा है, मान ले लेंथ भी तो इतने बड़ा है, तो उसको मैंने लेंथ को भी बढ़ा नहीं दिया ना घटा दिया। तो ऐसे तुम कहीं भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो स्पेस में, बिना न उसका डायरेक्शन चेंज करो न लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी को भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए को यहाँ ले आए, उसका टेल और हेड, टेल यहाँ रखे, हेड यहाँ। बी को भी शिफ्ट करके यहाँ ले आए, बी का टेल यहाँ रख दिया, यानी दोनों के टेल्स एक ही जगह, और हेड बी का यहाँ आ गया। अब यह जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। यह 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है बाय डेफिनेशन, तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। 180 डिग्री यह हुआ, इससे ज़्यादा एंगल नहीं, यही। अब ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बिना एरो को ये ऐसे लिखते हैं या ऐसे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं या सिंपली यह, तो यहाँ मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ए बी कॉस थीटा, थीटा यही दोनों के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यह डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का, बहुत जगह ये यूज़ करेंगे। तो अब देखिए स्पेशल कुछ केस है, देखो ए और बी के बीच में अभी एंगल कितना है, ये अगर बी ऐसे आ जाए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इसमें कॉस थीटा की जगह 0 डाल देंगे, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ए डॉट बी इस केस में ए बी हुआ। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हुई, यही ऐसे हो जाए 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पड़ेगा ए डॉट बी इक्वल्स इसी डेफिनेशन में, तो कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो पूरा 0 हो गया। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों, यानी ए और बी के टेल्स दोनों के यहीं है, बी का हेड यहाँ है, ए का हेड यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो यहाँ कॉस 180 डिग्री होता है -1, -1, तो माइनस ए बी हो गया। तो मैंने कुछ एंगल के लिए, 3 एंगल के लिए मैंने दिखाए हैं,
और थीटा कोई भी एंगल 30 डिग्री अगर हो तो ए बी कॉस 30 डिग्री, है ना, ऐसे करके ये करते हैं। तो यहाँ जो है यह जो वी बी माइनस वी ए है, वी बी माइनस वी ए से बी हम गए हैं, ट्रांसफर किया क्यू चार्ज को, तो वी बी यही व्हेन चार्ज क्यू इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, यह वर्क डन बाई क्यू इक्वल्स वी बी माइनस वी ए, यही इक्वल होगा माइनस ई, नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस ई डॉट ए बी, डॉट प्रोडक्ट अभी बताया मैंने, इसका मतलब निकालोगे तो ई ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ ई वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच का, अभी देखो यह ई वेक्टर इधर है और ए बी वेक्टर इधर होगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा अभी 0 डिग्री है, तो यहाँ इसकी जगह लिखाएगा ई ए बी कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ई ए बी सीधे लिखाएगा। लेकिन अगर बी से ए हम जाते, बी से ए, तो बी ए माइनस बी भी लिखते हैं यहाँ, और यहाँ बी ए लिखते, यहाँ बी ए लिखते, तो बी ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ई के डायरेक्शन का ओपोजिट है, यानी 180 डिग्री हो गया, तो ई ए बी कॉस 180 डिग्री यानी -1, तो यह पूरा हो गया ई बी ए, सॉरी बी ए, ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, यह हो जाएगा इसकी वैल्यू ई बी ए, डिस्टेंस में ए से बी या बी से ए बोलो एक ही बात है, ए बी लिखो या बी ए, वेक्टर में ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों अलग अलग है, दोनों के मैग्नीट्यूड या लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर अलग है, तो यहाँ ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, इसकी नहीं अलग बात बोल रहा हूँ, यह तो इसके लिए है, मान ली अलग केस कर रहा हूँ कि उस केस को कंसीडर करें जब बी क्यू चार्ज को बी से ए ले जा रहे हैं, तो यहाँ यह लिखना पड़ेगा, लेकिन यह तो हो जाएगा ई बी ए कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री, बी से ए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी 180 डिग्री हो गया डॉट प्रोडक्ट में, तो माइनस ई बी ए हो जाएगा कॉस 180 डिग्री -1, ये -1 प्लस, तो ई बी ए हो जाएगा, है ना। लेकिन यह जनरल है, यह याद रखना, ई डॉट ए बी या डब्ल्यू ए बी बाई क्यू इक्वल्स वी बी माइनस वी ए इक्वल्स माइनस ई डॉट ए बी, यह भी न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ फिर जब सवाल बनाएंगे ना तो वहाँ फिर मैं इसको पीछे आकर करूँगा। तो अब देखो कुछ जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे पॉइंट सब पर, अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेशन मैंने बता रहा, तुम्हारे पास टाइम की दिक्कत, डेरिवेशन यूजुअली आता नहीं है, जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ को हम लोग करेंगे, तो अभी टाइम की दिक्कत है, पेपर है, तो केवल ये रिजल्ट ही काफ़ी याद रखोगे तो हो जाएगा, ये डेरिवेशन आता भी नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम चार्ज क्यू चार्ज यहाँ रखा, क्यू हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हम इसमें क्यू साइन के साथ लिखेंगे, अगर -3 कूलम्ब है तो यहाँ -3 कूलम्ब लिखेंगे, क्यू अगर +3 कूलम्ब है तो यहाँ +3, इस फॉर्मूला में क्यू साइन के साथ लिखना, मॉड नहीं लगा हुआ है, तो क्यू से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लो पी है, यहाँ इसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, सिर्फ क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है, जो कूलम्ब्स लॉ में या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल क्यू चार्ज के कारण से कहीं होता था, उसी टाइप का यहाँ भी है, तो यहाँ यह क्यू लेकिन साइन के साथ लिखना, यह स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, यानी वेक्टर नहीं है, जैसे टेम्परेचर मास उसी टाइप का है, लेकिन यह नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये कब नेगेटिव होगा जब क्यू नेगेटिव हो, अगर ये माइनस हो तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, चूँकि क्यू पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव, यानी पोटेंशियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यह हुआ किसी लोन, एक सिंगल क्यू चार्ज के कारण से उससे आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल यह हुआ। अब पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इसको भी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, केवल रिजल्ट याद रखना, यह भी डेरिवेशन न के बराबर आता है, तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 2 केसेस के निकाले थे, एक निकाला था कि उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, या एक निकाला था कि उसका जो परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, यानी
इसके मिड पॉइंट से पास करे परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो लाइन है उसके किसी पॉइंट पर निकालना हो तो बोलते हैं इक्वेटोरियल। हमने इक्वेटोरियल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पीछे के क्लासेज में। अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से, लेकिन वह पीछे वाले केसेज में नहीं। यहाँ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से यह पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है क्यू माइनस क्यू, तो इसका मिड पॉइंट, इसका लेंथ 2a है, यानी यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, तो इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस का कोई पॉइंट p है। यहाँ सॉरी, यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो ये एंगल थीटा है मिड पॉइंट से इधर, और यह नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, यह किसका डायरेक्शन है? p का डायरेक्शन है बेटा, ये डाइपोल मूवमेंट 2ap, यह p है, और यह तुम्हारा r वाला ये r वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ही थीटा है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ p का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है 2ap 2aq, 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू पॉजिटिव चार्ज, और उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। पीछे कर चुके हैं। तो यह एंगल थीटा है, याद रखना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वाला एंगल। हाँ, p अगर इधर होता, p इधर, तो यह एंगल थीटा होता, इधर से नहीं लेते, नेगेटिव पॉजिटिव वाले की तरफ से, ताकि वह p का डायरेक्शन बताए। तो यहाँ जो है अगर यह इसके लेंथ अगर नेग्लिजिबल हो r के रिस्पेक्टिव, यानी जैसे एग्जांपल 2a/r हो लेस देन इक्वल टू 0.1, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 p cos θ/r²। p वही है 2aq डाइपोल मूवमेंट 2aq cos थीटा, यह एंगल थीटा हो सकता है 0 डिग्री हो, थीटा हो सकता है 90 डिग्री हो, थीटा हो सकता है 180 डिग्री। p अगर इधर होगा तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, p अगर इसके यहाँ होगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, जो उसके एक्सिस के लॉन्ग होगा। और इक्वेटोरियल प्लेन में हो तो थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, p अगर यहाँ हो तो यहाँ थीटा 90 डिग्री डाल देंगे। जानते हो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। तो अब किसी भी एंगल का पर के पॉइंट का निकालना हो तो ये फार्मूला भूलना नहीं, थीटा यहाँ 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसी डाइपोल के कारण से निकाल रहे हैं। तो यह केवल डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आता भी नहीं है, टाइम भी नहीं है हम लोग के पास उतना। तो यह रिजल्ट तो याद रखना इसी कंडीशन में है, जनरल रिजल्ट नहीं है, अब पढ़ते भी नहीं है। अब आ जाओ U1 मार्क में कभी कभी जरूरत पड़ जाती, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो तुम्हें अगर पता लगाना हो कि पोटेंशियल जो है यहाँ का बड़ा है इससे कि यह बड़ा है इससे, यानी v सब b बड़ा है v सब a से, तो पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल जो इसके नज़दीक है चार्ज के, यहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर होगा यहाँ के यानी vb ग्रेटर होगा va से, यानी vb इसका मतलब vb ग्रेटर होगा va से, b का पोटेंशियल बड़ा होगा a के पोटेंशियल, यानी vb माइनस va पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें जो नियरर पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर vb का पोटेंशियल b का पोटेंशियल लेस होगा a के पोटेंशियल से, यानी vb माइनस va नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तो चार्ज नजदीक था, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और a है b से a का डायरेक्शन e का डायरेक्शन है, a से b का डायरेक्शन e के अपोजिट है। तो यह वाला ऐसे पॉइंट अगर हो तो यहाँ का पोटेंशियल बड़ा होगा यहाँ का, यानी इस हालत में va बड़ा होगा vb से, यानी va माइनस vb, एक मिनट मैंने गलत बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ। यह जो है यह नेगेटिव होता है, ये माइनस मैंने दिखाया था तुम्हें, ये पीछे ये माइनस, यहाँ यह देखो vb माइनस बी, यहाँ माइनस है, यह उल्टा चलता है ये फील्ड में। हाँ, तो यहाँ जो है यह vb का पोटेंशियल बड़ा होगा va से, यानी ba वेक्टर का डायरेक्शन e के डायरेक्शन में है, ba वेक्टर का
ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल यानी पोटेंशियल घटते जाएगा। अगर फील्ड के डायरेक्शन में तुम मूव करोगे तो पोटेंशियल घटते जाएगा। जैसे यहाँ का पोटेंशियल जितना है उससे कम यहाँ का होगा, उससे कम यहाँ का होगा, उससे कम यहाँ का होगा। ई के डायरेक्शन में अगर मूव करोगे ई के अपोजिट अगर मूव करो तो यहाँ का जितना पोटेंशियल है उससे ज़्यादा यहाँ का होगा, उससे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ का होगा, उससे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ, यानी ई के अपोजिट अगर मूव करोगे तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। लेकिन ई के डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो पोटेंशियल घटते जाएगा। ये भूलना नहीं बेटा। या वी बी माइनस वी ए ई ए बी होगा। ए बी है ए से बी का डिस्टेंस, और वी ए माइनस वी बी क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो वी बी माइनस वी ए होगा ई ए बी। यह भी याद रखना, न्यूमेरिकल में या बहुत जगह जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ एक फार्मूला खूब यूज़ करोगे। या फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड बेटा, तो वी बी माइनस वी ए होगा ई ए बी या बी ए बी डिस्टेंस या बी एक ही चीज़ है, लाइन सेगमेंट का लेंथ है यह। तो ए से बी का डिस्टेंस ए से बी या बी से सेम होता है। मैथ्स में ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ ए बी लिखो या बी ए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी बी माइनस बी ए होगा ई इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ माइनस नहीं, वाले माने ई के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब वी बी माइनस वी है, और अपोजिट मूव करेंगे तो यानी यह पॉइंट जो है यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, यह समझो है ना। बी ए वेक्टर बी से ए जाने का मतलब ई के अलोंग जाना, तो वी बी माइनस बी होगा ई ए बी। और अगर यहाँ वी ए माइनस बी बी होता तो माइनस लग जाता है यहाँ, जो वो भी मैंने दिखाया है। तो ये बड़े काम का है, काफ़ी यूज़ करोगे। बस यही है यार, इसी को मैंने दोबारा लिखा है थोड़ा सिंपल फॉर स्पेशल केस के लिए। यही जो है यही वाली चीज़ है बेटा, यही वाली। तो जैसे ए बी से ए जाओगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, चूंकि दोनों ई वेक्टर और बी ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। लेकिन ए से बी जाओगे तो 180 डिग्री हो गया। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन और ई के वेक्टर दोनों अपोजिट है, यानी 180 डिग्री है। ये सब समझा चुका हूँ। ई को अगर कैलकुलस में ये सब भी थोड़ा याद रखो तो चलेगा। कभी कभी सीबीएसई में आ जाता है, वी दिया रहेगा तुम्हें ए 4x², यही या एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स यहाँ ओरिजिन है मान लो, एक्स पॉइंट, यह पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वहाँ का पोटेंशियल यह है, तो बोलेगा कि यहाँ का फील्ड निकालो, तो यह डिफ्रेंशिएट करके माइनस लगाएंगे। ठीक है बेटा, यह एक्स पर बदलेगा। ठीक है, तो यह जो है यह यूनिफॉर्म काट दो बेटा, यह थोड़ा चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। एक्स जैसे जैसे चेंज होगा पोटेंशियल भी चेंज होगा और यह भी चेंज होगा। ये x³ भी हो सकता है। तो यह फार्मूला है, यह E इक्वल्स, अगर मान लो यह पैरेलल है, यह फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के यहाँ, इसकी जगह यह लिखना है, ई फील्ड पैरेलल है एक्स इधर। ठीक है, नेक्स्ट एक्स का पैरेलल फील्ड है, एंगल नहीं बना रहा है 30 डिग्री या 90 डिग्री, ये ऐसे है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे है एक्स एक्सिस के। तो यह है, तो E इक्वल्स माइनस dV/dx लिखते हैं। यह कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आता है, इस सब पर आएगा, आगे देखेंगे न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ दिखाऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेज Q1 और Q2। यह सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अ पेयर ऑफ चार्जेस Q1 और Q1 Q2। यहाँ Q1 पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव, और साइन के साथ यहाँ लिखेंगे, वह होगा U इक्वल्स। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी यहाँ लिखो 1 2 बेटा, मैंने गलती से कुलम वाला और कई जगह R², सीधे दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है बेटा, इसको R1 या R ही लिखो,
यह दोनों के बीच का Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज, ये पेयर में आएगा, एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा। Q1 Q2 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी यह होगा Q1 यह साइन के साथ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और इसको वर्क में भी यही निकलता है, वर्क से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज टू ब्रिंग टू आर डिस्टेंस पोजीशन, यानी दोनों Q1 Q2 इन्फिनिटी पर है, Q1 भी इन्फिनिटी पर Q2, और दोनों को आर डिस्टेंस पर तुम ले आओ, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्सेज से वही U के इक्वल है। यानी तुमसे अगर बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अ पेयर ऑफ चार्जेस न बोलकर यह बोले कि वर्क डन निकालो जब Q1 Q2 जो इन्फिनिटी पर अभी हैं और उनको आर डिस्टेंस के सेपरेशन पर लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वह यही होगा, यही। यानी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस बोलो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इन ब्रिंगिंग Q1 एंड Q2 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस पोजीशन, यहाँ तक लाने में। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, वर्क में बोले तब भी यही चीज़ होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस बोले ये। इसका भी डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब पेयर ऑफ का यह हुआ बेटा, लेकिन ये तो तुम्हें दो के लिए हुआ, मान लो 3 चार्जेज होते तब उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। इसको म्यूचुअल लगा के जो बोलते हैं या ऐसे। तो यहाँ इस सब में मैंने गलती कर दी है बेटा, वो आदत जो है ना, यह डिस्टेंस केवल है बेटा, यह है ना, यह केवल डिस्टेंस है कि इस पेयर के कारण से यह होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Q1 Q2 फिर Q2 Q3 हर पेयर तीनों चार्जेज में पेयर बनाएंगे, यह दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का, तो 3 ऐसे एक्सप्रेशंस 3 बनेंगे बेटा। जैसे ये तो तीनों में इनटू कॉमन ले लिया है, तो Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यह है Q1 Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यह Q2 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यह हुआ 3 अगर चार्जेज हो और उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो जिसको कि म्यूचुअल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये बताता हूँ। तो यह होगा, और केवल 2 ही चार्जेज हो तब वही पोटेंशियल एनर्जी यह होगा। तुम बोलोगे इससे पहले भी एक पोटेंशियल एनर्जी आपने बतलाया है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। यह पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो है किसी पॉइंट पर Q चार्ज का, वो एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल, जैसे Q चार्ज किसी पॉइंट P पर रखा हुआ है अभी, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अकेला है, लोन है, तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी होगा एक्सटर्नल फील्ड, यानी दूसरे चार्जेस के कारण से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना हुआ है, इस Q चार्ज के कारण से नहीं। तो इस Q चार्ज का वहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड के कारण से Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, और वह होता है QVP, वहाँ का पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड में Q चार्ज। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ एक मिनट बेटा, अरे एक मिनट, सब जगह एक गलती कर दिया, मेरी आदत है। इस सब पोटेंशियल है ना बेटा, यहाँ भी आर ही होता है, देख रहे हो, यहाँ भी आर ही होता है ना, यहाँ भी आर ही होता है बेटा। लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर ने यहाँ आर स्क्वायर है बेटा, ठीक है। इन सब में पोटेंशियल किसी लोन चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पर आर होगा बेटा।
ठीक है, यहाँ भी आर। हाँ, तो यह हुआ म्यूचुअल, यह आपस में Q1 Q2 इनके कारण से पोटेंशियल एनर्जी अलग से बनता है। एक्सटर्नल फील्ड वाला तो जो है वो है ही इसका अपना, इसीलिए इसको म्यूचुअल भी बोलते हैं। और क्लियर करने के लिए पीछे वाले से डिफरेंट है, तो इनका आपस के कारण से है ना Q1 को जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वह यह है। ठीक है बेटा, तो यह और यह मैंने पीछे बताया था, फिर दोबारा भी बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जो समझाया है यह हुआ। अब एक क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह गॉसेस थ्योरम जो है वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। वह क्या है, मान लो कोई एक सरफेस है, प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो। जैसे सिलेंडर में बॉटम और टॉप होते हैं प्लेन, लेकिन साइड वाले लेटरल सरफेस होता है कर्व्ड होता है। तो यह कोई भी हो, अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ प्लेन का, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिन करो वेक्टर, जैसे ये पेपर है तो इसके परपेंडिकुलर देखो, यह 90 डिग्री बनाने वाला चारों तरफ से 90 बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर, ये डायरेक्टेड ऊपर हो या नीचे हो, परपेंडिकुलर केवल लेना है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इसका एरिया एस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस एरिया होगा, एक क्वांटिटी है ई एस, और कॉस थीटा का मॉड लगा देना। थीटा यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहेगा। ठीक है बेटा, थीटा ई 0 डिग्री से 90 डिग्री, और अगर ज़्यादा भी एंगल होता 180 डिग्री भी होता वो भी ले लो, मैंने मॉड लगा दिया इसलिए कि तुम्हें दिक्कत न, न्यूमेरिकल में 180 भी हो सकता है। मान लो एन इधर है तो यह एंगल हो जाएगा जो 90 से बड़ा, लेकिन मॉड लगा दिए हैं तो केवल 90 डिग्री तक ही में काम चल जाता है। हम लोग इसी की बात करेंगे। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यह स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भूलना नहीं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो यह क्वांटिटी है, निकालने के लिए आता है यूजुअली उस समय जब थीटा 90 डिग्री हो। जैसे कि ये देखो, यही सरफेस है, इसी पर निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और परपेंडिकुलर वेक्टर इधर है। हाँ, ई मान लो या किसके परपेंडिकुलर है, एरिया के, जिसको कि एन कैप से डिनोट करा है। और मान लो ई होता ऐसे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होता, या सरफेस के पैरेलल है, और ई ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, तो कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। आगे न्यूमेरिकल में ऐसा केस आएगा, करेंगे। गॉसेस थ्योरम क्या कह रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब जैसे बलून है, चारों तरफ से बंद है ना, ये हॉलो स्फीयर है, या ये क्यूब ले लो, हॉलो क्यूब होता, क्यूब है सरफेस और उसके अंदर खाली है, तो उस सारे क्लोज सरफेस कहलाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, हम लोग वैक्यूम स्पेशल ले रहे हैं क्योंकि उससे हमारा रिजल्ट आसान रहता है, नहीं तो बाद में परमिटिविटी वाला कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो बाद में देखें कैपेसिटेंस पर। अभी यही इज इक्वल टू, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यह होता है 9 × 10⁻²। और भी थोड़ा करेक्ट लोगे तो इसकी जगह 8.85 लिखते हैं, 8.85 इंटू, लेकिन उतना याद रखने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैंने उसको राउंड अप करके 9 लिख डाला है। 9 इंटू 9 ऐसा ही तुम्हें और भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, उसका भी तुम जानते हो 9 × 10⁻⁹, तो उससे मिलता जुलता है, इसलिए याद रखना। हाँ, इससे ज़्यादा करेक्ट यह वैल्यू है, ऐसा यूनिट्स है। तो क्यू क्या है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वह है। यह हो सकता है क्यू 0 हो, क्यू पॉजिटिव हो, क्यू नेगेटिव हो, साइन के साथ ले, और एप्सिलॉन नॉट। यह बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, इससे कई चीज़ हम लोग
डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट सब, तो टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग से निकालने के लिए भी आता है और इस ढंग से। अब देखो, अब कुछ ये इनफाइनाइट एक थिन वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और जो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली कोई भी चार्ज हो, ठीक है, तो इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट का फील्ड निकालना है। उसी गॉसे थ्योरम से निकलता है, लॉ से। यह होगा 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यह है क्या? तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है डेल्टा एल, और यहाँ से यहाँ तक का चार्ज है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। यह डिपेंड नहीं करता कितना बड़ा लेंथ लेते हो। जैसे इतना बड़ा लेंथ लेते हो डेल्टा एल, यहाँ का चार्ज मान लो 3 कूलम्ब है, तो यहाँ 3 लिखोगे, तो लैम्डा की वैल्यू वही आएगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लो और यहाँ से यहाँ तक का चार्ज, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज अपॉन यहाँ का लेंथ, उससे निकालोगे या इसकी वैल्यू, तो वह सेम आएगी, है ना। ये कांस्टेंट रहना, उसी केस के लिए फार्मूला है। तो यह 1/4। तो जब भी इनफाइनाइट थिन कोई वायर हो और वो पॉजिटिवली चार्ज हो, यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नेगेटिवली, तो उससे आर डिस्टेंस से किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। और लैम्डा अलग से गिवन होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा की यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। या तुम्हें अलग से इसका बोल देगा कि इतना चार्ज है टोटल और इसका लेंथ इतना है, तो उससे भी निकाल लेंगे। दूसरा है कि यह याद रखना, ये बड़े काम का है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है या एम्प्टी है। बाहर चार्ज जो है सो बाहर है, अंदर नहीं, उसके सरफेस पर है, शेल है ना। ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, एम्प्टी स्फीयर है, ठीक है बेटा। तो जैसे बलून होता है, अंदर एम्प्टी रहता, मान लो एयर भी ना रहे, तो ऐसा है। तो वह जो ऐसा यह है, तो इसके कारण से सेंटर से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक, उसी को मैंने यहाँ दिखाया है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, वहाँ का फील्ड निकालना है। तो वह बदलते रहेगा कि पी कहाँ है, पी बाहर है कि सरफेस पर है कि अंदर का पॉइंट है। ओपी आर है, ओपी आर है, ओ से पी का डिस्टेंस। तो अगर आर पी अगर बाहर का पॉइंट है, यानी स्मॉल आर, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल अगर कैपिटल आर के इक्वल या ग्रेटर हो, तो ई होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी यह तुम्हें सिंगल लोन चार्ज के कारण से फील्ड पीछे के क्लासेज में हम लोग निकाला था, वही हो गई। क्यू चार्ज जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ढंग से समझो कि इमेजिन कर लो कि उस सेंटर में पड़ा हुआ है टोटल चार्ज क्यू में, तो उसके कारण से पी पर फील्ड क्या होता है? यही होता। तो अगर शेल पर चार्जेज पूरे पर है, तो उसके कारण से फील्ड सेंटर से निकालते हैं, है ना। और वही फार्मूला आता है क्यू वाला, कैपिटल क्यू बाई कैपिटल क्यू, मैंने यहाँ का टोटल चार्ज ले लिए सरफेस का, पूरे सरफेस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, कैपिटल क्यू। तो बाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, सीधे आर नहीं, जब बाहर का पॉइंट हो। लेकिन सरफेस का भी यही फार्मूला होगा, यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। लेकिन अंदर के पॉइंट स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से छोटा हो, यानी अंदर या पी पॉइंट अंदर हो स्फेरिकल सेल के अंदर, और वहाँ का फील्ड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वह जीरो आएगा। अंदर सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं। कई बार चार्ज ना दे के तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी, या लीनियर चार्ज डेंसिटी था या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यह कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज बाई एरिया ऑफ सरफेस। तो यह तो स्फीयर का सरफेस है, उसका एरिया होता है 4πr स्क्वायर, और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाई 4πr स्क्वायर, या कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का उसका डेफिनेशन यही है। तो कई बार इसके टर्म्स में भी दिया रहता है, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा 4πr स्क्वायर।
तो मैंने दे दिया, याद रखना और इसको भी याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने इस दो के फील्ड देखे। अब है कि कोई इनफाइनाइट प्लेन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, और उससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर निकालना हो तो ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वही सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी इसके किसी भी एरिया में जितने चार्ज है वह अपॉन उसका एरिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। तो इसका यह फॉर्मूला होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट अलग से मत लिख डालना, वो सब डाल के तब कैंसिल हो के यह है। तो कोई भी प्लेन हो, जैसे पेपर का ही प्लेन है, यह चार्ज रहता है, तो इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, तो वह उसके पॉइंट पर यही आएगा, ठीक है बेटा। तो यह भी याद रखना। दो इनफाइनाइट पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं, है ना, थीन, तो इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट थीन, यह सब पतला होगा, बहुत पतला है पेपर जैसे पतला, मोटा नहीं। तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पास दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ये अगर 10 कूलम्ब है, ये -10 कूलम्ब, ये अगर 20 कूलम्ब है तो -20 कूलम्ब, है ना। ये नहीं कि 10 कूलम्ब है आई -30 कूलम्ब, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों के सेम है, साइन अलग अलग है। तो क्यू है, ये -क्यू है, और दोनों पैरेलल है रखे हुए, दोनों प्लेट्स, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों इनफाइनाइट, लगभग ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। तो डी है दोनों प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो बाहर किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालोगे तो वह 0 होगा, लेकिन अंदर किसी पॉइंट पर निकालोगे कहीं भी तो वह होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ इसका चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव वाले का, ठीक है बेटा। अंदर का फील्ड होगा किसी पॉइंट पर अंदर सिग्मा, और बाहर का पॉइंट मैंने बी और सी, बाहर किसी पॉइंट का फील्ड निकालोगे दोनों प्लेट्स के बाहर, इधर या इधर, तो वह 0 आएगा, है ना। और सिग्मा तो तुम जानते हो कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज बाय एरिया, है ना। इसका एरिया एस है और इसका चार्ज क्यू है। ये पॉजिटिव वाला लिखा हुआ है, इसका नहीं, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाले का वही यहाँ सिग्मा यूज हुआ है। यहाँ 4 एप्सिलॉन नॉट अलग से मत लिख डालना, वो सब लिख के कैंसिल शुरू के नेट ये बना हुआ है। तो बाहर के पॉइंट्स का फील्ड होगा 0 और अंदर किसी पॉइंट का फील्ड, इन दोनों के कारण से फील्ड बनेगा यहाँ, वह होगा यह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह भी दो इनफाइनाइट, इसको तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थीन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब तक ऐसा पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ये जो स्फेरिकल सेल है अंदर खाली है, मैटर नहीं है, और चार्ज जो है सो कहाँ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पर, उस स्फीयर के सरफेस पर, अंदर चार्ज नहीं है। तो इसके कारण से आर डिस्टेंस, ओ से पी, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पीछे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, यहाँ वी निकालना है, वी पी या वी पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसके कारण से। तो वह फॉर्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर। ये जो टोटल चार्ज यहाँ का है वो कैपिटल क्यू है बेटा, टोटल चार्ज यहाँ का। अब बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ मैंने सही लिखा है, स्क्वायर नहीं करा है। और यहाँ यह कब है, जब यह पॉइंट बाहर हो, या है ना, बाहर हो, तब यह फॉर्मूला है ना। जैसे कैपिटल आर रेडियस है, मान लो यह 5 मीटर है और यह है 7 मीटर, तो पी बाहर हो गया, है ना, 5 से बड़ा होके ना 7 हुआ, तो उसमें यह फार्मूला लगेगा, यहाँ आर की जगह 7 लिखेंगे। लेकिन अगर अंदर के पॉइंट पर तुम कहीं भी पोटेंशियल ले लो, तो सरफेस वाला जो पोटेंशियल होगा, यानी स्मॉल आर की जगह तुम कैपिटल आर डाल दो, तो यहाँ अंदर का पोटेंशियल या सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, यही कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल क्यू पूरे सरफेस का, स्फीयर के सरफेस का टोटल चार्ज है। तो मान लो इसका रेडियस है बेटा 5 मीटर, अब तुम्हें यहाँ का निकालना है पोटेंशियल, तो होगा क्यू बाई 5 मीटर। ये मत सोच लेना कि यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है तो क्यू बाई 1, नहीं, सरफेस का जो पोटेंशियल होगा अंदर का भी वही होगा।
लेकिन अगर ये 5 मीटर है और यह डिस्टेंस 7 मीटर है और यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो यह फार्मूला यूज होगा Q/7। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो यह फार्मूला होगा Q/R। यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला यह यूज होगा Q/R। हाँ, ये चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल सेम रहता है, अब पोटेंशियल चेंज होने लगेगा। तो उसको मैंने ग्राफ से बनाया हुआ है। यहाँ देखो, 0 से आर, स्मॉल आर जो है ओपी वाला डिस्टेंस, सेंटर ऑफ स्फीयर से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं उसका डिस्टेंस। तो स्मॉल आर अगर 0 से आर तक के बीच में है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, यही है। लेकिन जब कैपिटल आर से बाहर आर हो गया, यानी पॉइंट बाहर आ गया, तो अब उसका पोटेंशियल घटने लगा। घटते 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 ई आर के इस एक्सिस के नज़दीक आते जाएगा, कभी मीट नहीं करेगा, नज़दीक आते जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, घटने लगेगा। तो कई बार बोलता है कि ग्राफ बनाओ इसका पोटेंशियल का स्फेरिकल सेल के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसे ही कांस्टेंट बनाना और उसके बाद ऐसे बना देना कर्व। यहाँ पर जहाँ कैपिटल आर लिख डालना, यह रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्फेरिकल सेल। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ग्राफ में, तो ये भी कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो आज तो रहने दो, इतना ही, टाइम उतना नहीं है। अगले दिन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर कैपेसिटेंस में आ जाएंगे और उसको जल्दी रस थ्रू करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद करंट में आ जाएंगे। मैं आज कोशिश करूँगा फिर एक वीडियो बनाने का, ही तो कल ही मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए आज सुबह में बना रहा हूँ। अभी 6:15 होने पर है, तो अब रहने दो, ठीक है। इसको कई बार देखना, फिर कहीं दिक्कत हो। आज न्यूमेरिकल जब करेंगे इस पर बेस्ट, तो ये सब सारे फार्मूला को हम लोग वहाँ देखेंगे।